हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और जिसमें अब तक हमने AS1 पढ़ लिया, AS10 पढ़ लिया और आज पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। 11 का नाम क्या है सर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 11 है उसका नाम है द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। सर ये क्या होता है? द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट बताता हूँ, सुनना। क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस केवल इंडिया में काम करेंगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी होंगे जिनका फॉरेन से भी ट्रेड होगा। मतलब जैसे गुड्स खरीदना है तो फॉरेन से परचेज किया। मान लो कोई एक्सपोर्ट कंपनी होगी तो उनको माल बेचना होगा तो फॉरेन में हम माल बेचेंगे। तो पैसा का जो लेन देन है, ये जो ट्रांजेक्शन है, वो क्या जरूरी है कि इंडियन करेंसी में हो, रुपीज में ही हो? नहीं ना, फॉरेन करेंसी में भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जनरली डॉलर में होता है तो यस, तो किसी भी फॉरेन करेंसी के अंदर हो सकता है। अब चक्कर क्या पड़ता है? चक्कर ये पड़ता है कि भाई ये जो सर ये क्या दिखाने जा रहे हो, ये नोट्स हैं इतने सारे, पढ़ेंगे सारे? बिल्कुल 6 पेज के तो नोट्स हैं। छोटा सा है, बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, छोटा सा है ना। AS10 थोड़ा बड़ा था, AS11 छोटा सा है। 6 पेज के नोट्स हैं बस, और फिर क्वेश्चन है। तो हुआ क्या, मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि भैया ये जो हम एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये मान लो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया इंपोर्ट का और एक क्वेश्चन ले लिया मैंने एक्सपोर्ट का, माल बेचा। तो अब मैंने क्या किया, माल खरीदा 1 जनवरी 2025 को। कितने में खरीदा? $15,000। मैंने पेमेंट किए हैं $15,000। अब मेरे जितने भी बाकी ट्रांजेक्शन है, मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, क्योंकि इंडिया बेस्ड कंपनी है, इंडियन कंपनी है, तो यहाँ पे लोकल में ही मेरे ट्रांजेक्शन होते हैं, रुपीज में होते हैं। मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी किस में बनते हैं? रुपीज में ही बनते हैं। मतलब मेरा P&L बैलेंस शीट किस में बन रहा है? रुपीज में बन रहा है। लेकिन क्या हो गया, बीच में ये ट्रांजेक्शन आ गया डॉलर में, बीच में ट्रांजेक्शन आ गया है डॉलर में। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका एंट्री कैसे करूंगा? मैं करूंगा सर, देखो 2024-25 का मामला है, माल खरीदा है, उधारी बेसिस पे खरीदा है, तो मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा? मैं कर दूंगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। ओके, नरेशन भी लिख दूंगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है जी, ये भी कर दिया। अब बात आती है वैल्यू। वैल्यू कितनी रिकॉर्ड की जाए? तो सर वैल्यू का तो ऐसे है ना, $15,000 में खरीदा है तो लिख दो $15,000। मैंने कहा यार ऐसे कैसे लिख दूं, मेरे जब सारे ट्रांजेक्शन रुपीज में हो रहे हैं तो यहाँ डॉलर कैसे आ सकता है? मुझे इस ट्रांजेक्शन को भी क्या करना पड़ेगा, रुपी में ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब रुपी में कैसे रिकॉर्ड करें? तो इसके लिए तुमको क्या दिया हुआ रहेगा, तुमको एक्सचेंज रेट गिवन होगा। क्या गिवन होगा? एक्सचेंज रेट गिवन होगा कि भैया जिस दिन तुमने वो माल खरीदा था उस दिन $1 इक्वल टू कितने रुपए हैं, $1 इक्वल टू कितने रुपीज है। मतलब मेरे पास, अगर मैं इंडिया में हूं तो ऑब्वियसली मैं डॉलर पॉकेट में लेके नहीं घूमता हूं, तो मुझे अगर डॉलर में पेमेंट करना है तो बैंक के पास जाना पड़ेगा। बैंक को कहूंगा कि बैंक बैंक मुझे है ना $15,000 चाहिए, तो तुम क्या करोगे, मुझे डॉलर दे दो, मैं पेमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, बैंक ने कहा ठीक है, $1 इक्वल टू 75 है, एक काम करो तुम मुझे $15,000 इंटू 75, 11,25,000 दे दो, 11,25,000 दे दो, मैं तुमको $15,000 दे दूंगा जिससे तुम अपना पेमेंट कर देना। ठीक है, यही होगा ना अगर मैं बैंक के पास इस दिन गया? बिल्कुल। तो सिंपल मुझे क्या करना होगा, इस दिन जो परचेज है वो मुझे इंडियन करेंसी में है ना, रुपी में रिकॉर्ड करना होगा। मेरी रिपोर्टिंग करेंसी के अंदर कह दूंगा, मेरी होम करेंसी के अंदर कह दूंगा, तो मुझे उसमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा रिपोर्टिंग करेंसी के अंदर। रिपोर्टिंग करेंसी मतलब मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस में रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा रिपोर्टिंग करेंसी हो गया, तो रुपीज में रिपोर्ट कर रहा हूँ ना, तो मुझे इस डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करना होगा उस दिन की एक्सचेंज रेट से जिस दिन मैंने वो ट्रांजेक्शन किया था। ओके, तो 15,000 इंटू 75 कितना, 11,25,000। तो ये परचेज रिकॉर्ड कितने पे होगी, 11,25,000 पे होगी। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या मैंने इस दिन पेमेंट किया? नहीं। एक्सचेंज रेट दे रखा है मेरे को 31 मार्च 2025 का, ईयर एंड का, और फिर एक्चुअल पेमेंट हो रहा है अगले साल 7 जुलाई 2025 को। ठीक है जी, तो क्या अब मैं इस दिन डायरेक्ट पेमेंट का एंट्री करूं या मुझे इस ईयर एंड पर भी कोई एडजस्टमेंट करना होगा? बिल्कुल करना होगा। आप खुद सोचो कि भैया
इस दिन एक्सचेंज रेट कितना है 74। मतलब अगर मैंने इस दिन पेमेंट थोड़ा ना किया था, नहीं मैंने इस दिन कोई परचेज का पेमेंट नहीं किया था, मैंने एक लाइबिलिटी क्रिएट किया था। लेकिन आप खुद सोचो, अगर 31 मार्च को अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे पर डॉलर? सर 74 रुपीज देने से हो जाएगा। 74 रुपीज पर डॉलर देने से हो जाएगा। रिकॉर्ड किया था 75 के अकॉर्डिंग लाइबिलिटी। लेकिन अभी लाइबिलिटी कह रही है कि अगर मेरे को आज पेमेंट कर देते हो तो भैया $1, मेरे को पेमेंट तो $15,000 का ही करना है, बट बैंक वालों से बैंक वालों को $1 के बदले कितना देना है? 74 रुपीज देना, बस 75 नहीं देना। ₹1 पर डॉलर की बचत हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो मेरी लाइबिलिटी रिड्यूस हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो मेरे को क्या करना होगा 31 मार्च 2025 को, जो कि क्या है ईयर एंड, जो कि क्या है ईयर एंड है, मुझे अपने क्रेडिटर्स को, अपने सप्लायर को, या यूं कहूं अपनी लाइबिलिटी को रिवाइज करना होगा। ओके, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे यहां पर सप्लायर बढ़ाना है कि कम करना है? मुझे अपने सप्लायर को बढ़ाना है कि कम करना है? देखो जरा, इस दिन जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा 2024-25 को, मैं जब बैलेंस शीट बनाऊंगा, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2025, इस दिन मैं सप्लायर कितने रिकॉर्ड करूंगा? इस दिन मेरे सप्लायर होंगे, ये जो $15,000 वाले सप्लायर हैं वो कितने के से रिकॉर्ड करूंगा? इंटू 74, तो 15,000 इंटू 74 किया, $15,000 इंटू 74 रुपीज, 11,10,000 रुपए। कितना हुआ? 11,10,000 रुपए। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी मुझे किस दिखानी है? सर मुझे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी दिखानी है इस तरीके से, $15,000 है, और ये क्या है? बैलेंस शीट की डेट का एक्सचेंज रेट, जिसको हम आगे चल के बोलेंगे क्लोजिंग रेट, जिसको हम आगे चल के क्या बोलेंगे? क्लोजिंग रेट। ओके, तो मुझे अपने सप्लायर्स को किस पे दिखाना है? क्लोजिंग रेट पर कन्वर्ट करके दिखाना है। तो 11,10,000 रुपए मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगा, बिल्कुल। बट मैंने एंट्री पास करके तो मेरी लाइबिलिटी 11,25 दिखा रखी है। अब यहां पर मेरे को अपनी लाइबिलिटी को दिखाना है 11,10,000। 15,000 से मेरी लाइबिलिटी कम हुई कि नहीं हुई? हुई है सर। तो 15,000 से मेरे को एंट्री भी तो पास करना पड़ेगा, सप्लायर को कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। सप्लायर अकाउंट डेबिट टू, फायदा हुआ ना, लाइबिलिटी कम हुई, तो एक्सचेंज गेन, फायदा हुआ, एक्सचेंज गेन अकाउंट। कितना हुआ एक्सचेंज गेन? $15,000 है। 75 से क्या हो गया? लाइबिलिटी 74 हो गया, तो लाइबिलिटी ₹1 से कम हो गया। तो मैंने क्या किया? इसको रिवाइज कर दिया। परचेज को सर, परचेज को रिवाइज नहीं करना है, परचेज तो जितने पे हो गया था उतने पे ही हो गया, ठीक है, जितने पे था उतने पे ही हो गया। जो हमारी लाइबिलिटी थी बैलेंस शीट में, उसको रिवाइज करना है, ठीक है। परचेज तो दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके सर, परचेज भी तो कम करो। उसको क्यों नहीं कम किया था? सुनो, परचेज तुम दिखा रहे हो 11,25 का खर्चा दिखा रहे हो ना, अरे तो वहीं एक्सचेंज गेन भी तो दिखा रहे हो तुम। तो ईयर एंड पर तुम क्या करोगे? ईयर एंड पर तुम इस एक्सचेंज गेन को P&L में ट्रांसफर करोगे कि नहीं करोगे? हाँ सर करेंगे। तो जो तुम्हारे मन में आ रहा था कि यार सर खर्चा ज्यादा दिखा दिया, लाइबिलिटी कम दिखा दी, खर्चा सर ज्यादा दिखा दिया, लाइबिलिटी आप कह रहे हो कि 11-10 ही दिखाएंगे, तो ये तो गलत हो गया ना। कोई बात नहीं, मैंने इधर खर्चा ज्यादा दिखा दिया, लेकिन उसके बिहाफ पे 15,000 का, ये 15,000 का एक्सचेंज गेन भी तो दिखाया है। और इस 15,000 के एक्सचेंज गेन को मैं ईयर एंड पे क्या कर दूंगा? P&L में ट्रांसफर कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? बिल्कुल कर देंगे सर। 15,000 का गेन तो हो गई ना, कॉस्ट कम हो गया ना, प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं है ना। खर्चा दिखाया, प्रॉफिट रिड्यूस हुआ 11-25, लेकिन 15,000 का प्रॉफिट भी तो दिखा दिया तुमने। तो अल्टीमेटली 11-10 का खर्चा रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर। तो इस तरीके से इंपैक्ट आ गया। नाउ बीइंग एक्सचेंज गेन ट्रांसफर टू P&L, बीइंग एक्सचेंज गेन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, सिंपल हो गया। अच्छा सर ऐसा होता है? हाँ, इस तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसका नाम, वापस चलता हूं, मैं तुमको नाम सुनाता हूं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। क्या है? एएस का नाम है सर, बहुत ही थ्योरी है सर, बिल्कुल है तो सही, मैं गलत नहीं कहूंगा, थोड़ा थ्योरी तो है, लेकिन हम डायरेक्टली
इस तरीके से बात कर रहे हैं कि आपको वो थियोरी बुरा नहीं लगेगा। द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या थी, परचेज के डेट को $1 इक्वल टू 75 रुपीज, उसमें चेंज क्या आया, बैलेंस शीट की डेट को वो क्या हो गई है, $1 इक्वल टू 74 हो गई है। ओके, तो उसका इफेक्ट क्या दिया सर, हमने गेन बुक किया और उस गेन को P&L में ट्रांसफर कर दिया, बस हो गया। AS11 का थीम तुमको समझ में आया? बिल्कुल, AS11 का थीम हमको समझ में आया सर। यहाँ पर क्या होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होते हैं, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन्हें हमें होम करेंसी के अंदर, हमको रिपोर्टिंग करेंसी के अंदर रिपोर्ट करना होता है। उनके जितने भी फिर चेंजेस आते हैं उनको भी रिकॉर्ड करना होता है, बस वही चीजें सीखते हैं हम AS11 में। नाउ एक्चुअल पेमेंट कब हो रहा है, 7 जुलाई को, और रेट कितना है उस दिन 74.5। तो इसको कैसे डील करना है, 7 जुलाई को पेमेंट करना है, लेकिन एक बात देखो, लायबिलिटी कितना हुआ 74.5 के हिसाब से, सर $15,000 इंटू क्या सर, इंटू 74.5, 11,17,500, 11,17,500 का पेमेंट करना है, और मैंने तो लायबिलिटी 11,10,000 पे रिकॉर्ड कर रखी थी। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि लायबिलिटी बढ़ गई। हाँ, अब यहां से यहां मत देखो, अब क्यों सर, यहां से तो हम यहां पे आ ही गए ना 74 पे, हमने हमारी लायबिलिटी रिड्यूस कर ही ली थी। अब यहां से यहां पे जा रहे हो तो भैया लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। तो पहले तो डिफरेंस कहां से कहां देखा गया, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन से लेकर बैलेंस शीट की डेट तक का, फिर कहां से देखा गया, बैलेंस शीट की डेट से लेकर एक्चुअल सेटलमेंट डेट तक का, ठीक है ना। तो एक तो हो गई ट्रांजेक्शन डेट, एक हो गई है बैलेंस शीट डेट, और एक हो गई है सेटलमेंट डेट। तो सेटलमेंट डेट, ठीक है ना, इस तरीके से अगर अपन डिफाइन करें, कभी थ्योरी लिखना पड़े, तो ये हो गया है ट्रांजेक्शन डेट, ट्रांजेक्शन डेट, ये हो गया है बैलेंस शीट डेट, या रिपोर्टिंग डेट बोलो ज्यादा बढ़िया रहेगा, रिपोर्टिंग डेट, और ये हो गया है सेटलमेंट डेट, सेटलमेंट डेट। हाँ, अब हम प्रॉपर लैंग्वेज लिख सकते हैं ना, एट द ट्रांजेक्शन डेट, ठीक है ना, गुड्स आर रिकॉर्डेड, कैसे रिकॉर्ड होगा, by applying the exchange rate to the foreign currency amount, ठीक है ना, by applying the exchange rate कौन से दिन का, as on the date of transaction to the foreign currency amount। ओके, फिर ईयर एंड पे क्या किया जाएगा, ईयर एंड पर जो लाइबिलिटी है सप्लायर्स, ठीक है ना, उनको हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, लाइबिलिटी विल बी रिवाइज एंड लाइबिलिटीज सप्लायर विल बी रिकॉर्डेड एट द क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग रेट पे उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, एंड द गेन और लॉस विल बी ट्रांसफर टू द P&L, गेन और लॉस, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हुआ है तो लॉस हुआ, लाइबिलिटी कम हुआ तो प्रॉफिट हुआ, गेन एंड लॉस विल बी ट्रांसफर टू द P&L अकाउंट। देन ऑन द सेटलमेंट डेट अगेन एक्सचेंज गेन और लॉस विल बी एडजस्टेड, उसका एडजस्टमेंट करना है, अगर गेन हुआ है विल बी क्रेडिटेड टू द P&L एंड लॉस हुआ है तो विल बी डेबिटेड टू द P&L। लेकिन तुमसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे, भैया 2024-25 का गेन लॉस बता दो और 25-26 का बता दो। तो 24-25 में तो तुमको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है 15,000 का, लेकिन 25-26 में क्या हो रहा है, वापस लाइबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, 50 पैसे से बढ़ रही है सर, 50 पैसे से लाइबिलिटी बढ़ रही है 7,500 से। तो हम क्या करेंगे, एंट्री मारो पहले तो, एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट, एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, कितना $15,000 इंटू 74.5 माइनस 74, बस। तो लास्ट जो बैलेंस शीट डेट को आपने रिकॉर्ड किया था वहां से सेटलमेंट डेट तक का डिफरेंस, 50 पैसे से लाइबिलिटी बढ़ रही है, मतलब 7,500। आई चीज समझ में। अब सप्लायर का पेमेंट कर दो, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना से $15,000 इंटू इस दिन का रेट कितना था 74.50 के हिसाब से एक्चुअल पेमेंट हो जाएगा 11,17,500, 11,17,500। इतना ही था सप्लायर का बैलेंस, हाँ सर इतना ही था,
क्योंकि हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट डेट को क्या किया था, 11,10,000 बुक किया था सप्लायर, फिर 7,500 से बढ़ गए तो 11,17,500 हो गए, पेमेंट कर दे, सिंपल हो गया, सप्लायर सेटल्ड। नाउ अब क्या करें सर, इस साल के एंड में, इस साल के एंड में ईयर एंड 31 मार्च 2026 क्या करोगे सर, एक्सचेंज लॉस को पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज लॉस, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज लॉस अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट, 7,500, 7,500 हो गया। नाउ बीइंग एक्सचेंज लॉस ट्रांसफर टू पीएनएल, डन। तो क्या हम इस तरीके से अकाउंटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। चलो एक और क्वेश्चन हम समझते हैं, एक और क्वेश्चन हम समझते हैं, आ जाओ। इस बार हम क्या कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं, इस बार हम माल बेच रहे हैं, वही 1 जनवरी 2025 को वही $15,000 का एक्सचेंज रेट कितना है ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, है ना, ये ट्रांजेक्शन डेट होता है, इसको हम बोलेंगे ट्रांजेक्शन डेट, एक्सचेंज ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। ओके, इस एक्सचेंज रेट को हम क्या करेंगे, इस फॉरेन करेंसी अमाउंट पे अप्लाई कर देंगे, और जो हमारे पास अमाउंट आएगा रिपोर्टिंग करेंसी के अंदर, उसी अमाउंट पे हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो सेल हुआ है, सेल की एंट्री क्या होती है सर, डेटर टू सेल्स, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, $15,000 85 की रेट से, $15,000 85 की रेट से। तो मैंने कहा $15,000 इंटू ₹85, ओके, $15,000 इंटू ₹85 कितना आएगा, 15,000 इंटू 85 होता है सर 12,75,000, 12,75,000। अब तुम ट्राई करना, तुम मुझे बताना कि ईयर एंड पर बैलेंस शीट में डेटर्स को कितने पे शो करना है, क्योंकि ईयर एंड पर जो एक्सचेंज रेट है, ईयर एंड मतलब रिपोर्टिंग डेट को जो एक्सचेंज रेट है वो है 84 रुपीज पर डॉलर, 84 रुपीज पर डॉलर, 84 रुपए है पर डॉलर, बताओ 84 रुपीज है पर डॉलर। क्या करोगे सर, फिर हम हमारे डेटर्स को इसी पे रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, तुम हमारे डेटर्स को इसी पे रिकॉर्ड करना, क्यों, क्योंकि मान लो अगर इस दिन तुम्हारे डेटर तुमको पैसा लाके दे देते, किस दिन, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2025, अगर इस दिन तुमको तुम्हारे डेटर्स पैसा लाके दे देते तो कितना पैसा मिलता तुमको सर, पैसा डेटर्स तुमको है ना $15,000 ही देते, हम उनको जब कन्वर्ट करवाते बैंक से तो इस दिन जो रेट चल रहा है वो 84 चल रहा है, 84 चल रहा है, तो 15,000 इंटू 84, 12,60,000 रुपए चल रहे हैं, हमको मिलते 12,60,000, लेकिन अभी मिले थोड़े ना, नहीं मिलते तो इतना मिलता बिल्कुल। तो मैंने अपने डेटर्स को क्या कर दिया है, क्लोजिंग रेट पर बैलेंस शीट में शो कर दिया है। अच्छा जी, क्लोजिंग रेट मतलब बैलेंस शीट की डेट को जो रेट होता है, 12,60,000, पहले कितने पे रिकॉर्ड कर रखा था सर, 12,75,000 पे रिकॉर्ड कर रखा था, अब 1260 पे, तो डेटर्स कम हो गए, डेटर्स कम हो गए तो भैया कलेक्शन कम होगा कि नहीं होगा, लॉस है कि फायदा, एसेट कम हो गई सर, एसेट कम हो गई ना, तो सर यहाँ पे तो नुकसान है, 15,000 का नुकसान हो गया, तो 15,000 का नुकसान हो गया ना, तो 15,000 का लॉस बुक करना। तो ट्रांजेक्शन को बड़ा गौर से करना, देखना कि माल खरीदा है कि बेचा है, एक्सचेंज रेट बढ़ी है कि कम हुई है, सब चीजें, ठीक है। तो एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे, टू डेटर्स, डेटर्स कम कर देंगे, एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कितना से, 15,000 से, 15,000 रुपए, कैसा आएगा, $15,000 इंटू रिकॉर्ड कितने पे किया, 85 पे, और अभी कितना हो गया है, 84, अभी कितना हो गया है, 84। ओके जी, नाउ इस एक्सचेंज लॉस को क्या किया जाएगा, पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज लॉस, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू
एक्सचेंज लॉस अकाउंट। ओके, कितना? 15,000 रुपए। 15,000 रुपए, ठीक है। नाउ 25-26 में क्या होगा? अगले साल। सर अगले साल सेटलमेंट डेट है, अगले साल सेटलमेंट डेट है। और इस सेटलमेंट डेट को क्या होगा? सर इस सेटलमेंट डेट 7 जुलाई को क्या है? 84.5 रेट है। मतलब मुझे जो $15,000 मिलेंगे उसको मैं कन्वर्ट करवा के 84.50 पर डॉलर मुझे मिल जाएगा। तो सर बैलेंस शीट की डेट को तो 84 ही था, अब 84.5 मिलेगा तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? फायदा तो गेन बुक करना, गेन बुक करना 7 जुलाई को। क्या करोगे? डेटर्स बढ़ गए हैं सर, डेटर अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज गेन। डेटर का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है, बढ़ेगा तो और डेबिट करना। एक्सचेंज गेन कहां से कहां तक? लास्ट बैलेंस शीट डेट से, लास्ट जो आपने कन्वर्जन किया था बैलेंस शीट डेट को किया था 84 से सेटलमेंट डेट 84.5, यहां तक का देखना है। ओके, डेटर अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज गेन। तो $15,000 है, हमने डेटर्स को यहाँ पे रिकॉर्ड किया था कितने पे? 84 रुपीज पर, 84 रुपीज पर। ओके सर, 84 रुपीज पर। अब क्या हो गए हैं? अब सेटलमेंट डेट को यही 84.5 हो गया, तो डेटर से ज्यादा पैसा आना कि नहीं? हाँ सर, फायदा हो गया। $15,000 ही मिलेगा, लेकिन उसको कन्वर्ट करवाने पर 84.5 रुपीज मिलेगा पर डॉलर। फायदा हुआ तो एक्सचेंज गेन बुक करना। एक्सचेंज गेन कैसे आएगा? 84.5 माइनस 84 इंटू कर देंगे 15,000, 7,500, 7,500। ओके डन। ना उसके बाद क्या करना? सर एक्सचेंज गेन को पीएनएल में ट्रांसफर कर दे। मैं कहा रुको जरा, सबर करो, पहले डेटा से पैसा आने तो दो। तो बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे वहां लास्ट में सप्लायर को पेमेंट किया था ना, सप्लायर टू बैंक, वैसे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। कितने रुपए आएंगे? $15,000 है। जो भी रुपए आए उसको मैंने क्या करवा दिया? 84.50 पे कन्वर्ट कर दिया। 15,000 इंटू 84.50 कितना आएगा? 12,67,500, 12,67,500। ओके हो गया, डन। पेमेंट रिसीव हो गया 12,67,500। बैलेंस शीट में कितना था? 1260 था। फिर 1260 में क्या हो गया? तुमने और डेटर्स को इंक्रीज कर दिया 7,500 से, तो अब आ गया डेटर का बैलेंस 12,67,500 आ गया पैसा, सिंपल। ना एक्सचेंज गेन को क्या करना? पीएनएल में ट्रांसफर कर देना। तो एक्सचेंज गेन अकाउंट डेबिट टू क्या? पीएनएल अकाउंट, टू पीएनएल अकाउंट। कितना एक्सचेंज गेन था इस साल? 7,500 का। ओके 7,500 का, डन। चलिए, तो देखो एक चीज सोचना, मैंने माल बेचा, बिल्कुल बेचा, ठीक है, मैंने माल बेचा 85 के हिसाब से। तो $15,000 में माल बेचा, मुझे $15,000 ही मिलने हैं, लेकिन अभी बेचने से मिलता, अभी पैसा मिल जाता तो 85 रुपीज पर डॉलर मिलता। फिर 31 मार्च को क्या आ गया? 84 हो गया। तो मैंने कहा यार आज अगर तूने पैसा दे दिया 31 मार्च को, तो मैं अगर कन्वर्ट करवाता हूँ तो मुझे 84 रुपीज ही मिलता है। तो सुनना, माल बेचने से मेरे को जो प्रॉफिट हुआ वो तो 85 के हिसाब से था, कि सेल वैल्यू थी मेरी 85 के हिसाब से 12,75,000। तो मेरा सेल्स कितना रिकॉर्ड हुआ? 12,75,000। ओके, तो ट्रेडिंग में क्या होगा? 1275 उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट आया होगा। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर ₹1 कम हो गया। तो मैंने कहा यार अब तो $15,000 इंटू ₹1 कम मिलेगा, 15,000 कम मिलेगा, तो लॉस हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल लॉस हुआ। तो मैंने उस लॉस को बुक किया और उसको पीएनएल में डेबिट कर दिया, जिससे कि ये जो मैंने 1275 का इनकम शो कर रखा है वो एक्चुअली मुझे नहीं मिलने वाला था, वो मुझे नहीं मिलने वाला था। तो मैंने क्या कर दिया? अपने प्रॉफिट को 15,000 से कम कर दिया। मैंने अपने प्रॉफिट को क्या कर दिया? 15,000 से कम कर दिया। समझ में आए वाली चीज? बिल्कुल। और अपनी जो एसेट है, एसेट वैल्यू, उसको भी डाउन कर दिया। मैं कहा डेटर 1275 की नहीं 1260 गई। फिर जब सेटलमेंट हुआ तो 84.50 मिला। तो मैंने कहा अच्छा, फिर तो 7,500 ज्यादा ही मिल गए मैंने जो सोचा था बैलेंस शीट की डेट को। तो ये मेरा एक्सचेंज गेन हो गया,
ये वापस मैंने गेन बुक कर लिया और ये गेन वापस P&L मैंने अपना कंसिडर कर लिया है। सिंपल। चलिए, तो लॉजिक है ना किस तरीके से हमने किया। नाउ अब क्या करें सर, अब हम बढ़ते हैं नोट्स की तरफ। तो कुछ समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं और समझ में आएगा। अच्छा, ऐसे ही और क्या, ये तो होते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, ये तो क्या होते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। ऐसे ही क्या हो सकता है, फॉरेन ऑपरेशन भी हो सकते हैं आपके, जैसे आपकी कोई ब्रांच फॉरेन में हो, जैसे आपकी कोई सब्सिडियरी कंपनी, समझते हैं ना, मोर देन 50% अगर कंट्रोल हो तो सब्सिडी कंपनी आपकी फॉरेन में हो, कोई एस्टेब्लिशमेंट दूसरा कोई आपका फॉरेन में हो, किसी भी तरह का कोई फॉरेन ऑपरेशन हो सकता है। तो मतलब आपकी कोई ब्रांच वहां पर है, कोई सब्सिडी वहां पर है, तो आप क्या करेंगे, उसके फाइनेंशियल, उसके जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सब तो डॉलर में हो रहे होंगे, अदर कंट्री की करेंसी में हो रहे होंगे, तो उनको भी तुमको अपने यहाँ पे क्या करना है, कन्वर्ट करना है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तुमको रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो तुम्हारी कोई फॉरेन ब्रांच है, अब फॉरेन ब्रांच को, कंपनी तो तुम्हारी यहाँ की है, तो यहाँ की करेंसी में रिपोर्टिंग करना है, तो फॉरेन ब्रांच के जितने भी डेटा हैं उनको होम करेंसी, इंडियन करेंसी, रुपीज में कन्वर्ट करके, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेट करके, क्या करना पड़ेगा, रुपीज में कन्वर्ट करना करके ही शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दूसरा टॉपिक आ जाएगा फॉरेन ऑपरेशन का, ट्रांसलेशन का। ठीक है जी। और एक और है जो अपने काम का नहीं है, बस दे रखा है, नाम सुन लो, अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन इन द नेचर ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। ये आप लोग है ना फाइनल में एसएफएम में पढ़ते हो, है ना, मुझसे पढ़ोगे तो ऑब्वियसली मैं ही पढ़ाऊंगा ना फाइनल के अंदर एसएफएम। तो एसएफएम भी पढ़ाता हूँ, सीएफआर भी पढ़ाता हूँ, बिजनेस वैल्यूएशन भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन द नेचर ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होता है सर, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। मान लो, ये मैं तुमको हल्का सा बता देता हूं क्या है सर। मान लो तुम्हारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड का बर्थडे आने वाला है, और तुम क्या करने वाले उसको, उसको तुम कोई गिफ्ट देना चाहते हो। ठीक है, $10,000 का, $10,000 का, $10,000 का तुम उसको गिफ्ट देने वाले हो। अच्छा जी, गिफ्ट देने वाले हो। ठीक है, गिफ्ट की मुझे स्पेलिंग भी नहीं आती ना, देखो बताओ, मिला नहीं ना कोई। ठीक है, गिफ्ट देने वाले हो $10,000 का। क्या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट मंगवाया तुमने फॉरेन से उसके लिए? अब यहाँ पे क्या है, जब उसका बर्थडे आएगा, वो 6 महीने बाद है, तुम आज से ही प्रिपरेशन कर रहे हो, आज से ऑर्डर वगैरह दे रहे हो, 6 महीने बाद या 3 महीने बाद है, तुम आज से ही सर्चिंग वगैरह कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, तो तुमने देखा यार 3 महीने बाद मुझे क्या करना है, या यूं सर्चिंग वगैरह करो, तुम बाद में मंगवा लोगे, तुमको लग रहा है कि $10,000 तुम्हारे पास से जाएंगे। तुम एक काम कर सकते हो, बैंक के पास जाओगे, बैंक को पूछोगे कि बैंक बैंक आज एक बात बताओ, आज अगर मैं टुडे, बैंक के पास गए और बैंक को बोलोगे कि बैंक वालों आज ही अगर मुझे $1 खरीदना हो, क्योंकि $10,000 चाहिए तो वो $1 का भाव पूछ रहे हैं, $1 मुझे खरीदना हो तो हर $1 का रेट कितना पड़ेगा मेरे को? बैंक वालों ने कहा ₹90 पर डॉलर, $90 पर डॉलर। इसको बोलोगे आप स्पॉट रेट। क्या बोलते हो? स्पॉट रेट, आज का रेट मतलब स्पॉट रेट। तो बैंक वालों को इसने कहा नहीं नहीं, मुझे एक काम करो, आज का रेट मत बताओ, मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे तो 3 महीने बाद का है, 3 महीने बाद मुझे डॉलर चाहिए, 3 महीने बाद मुझे डॉलर चाहिए। तो 3 महीने बाद का आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या आज? या तो तुम कह दोगे 3 महीने बाद आना भैया, आज क्यों आए हो? बैंक ऐसा नहीं कहेगी, बैंक कहेगी हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है ना, आज आप रेट फिक्स कर लीजिए। क्यों? क्योंकि 3 महीने बाद मेरे को डर लग रहा था, मेरे को क्या, उस बच्चे को तुमको डर लग रहा था कि तुम्हारी कहीं $10,000 जो है वो महंगा ना पड़ जाए। कैसे? तुमको लग रहा था कि $1 आज तो 90 है, लेकिन 3 महीने बाद $1 इक्वल टू ₹100 होने वाला है, $1 इक्वल टू ₹100 होने वाला है। तो वही गिफ्ट जो 10,000 टू 90 कितना होता है भैया, मेरे को तो आइडिया भी नहीं है ना ऐसा काउंटिंग, गिफ्ट के लिए इतना अमाउंट देखते हुए भी कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ, 9 लाख रुपए का गिफ्ट था। लेकिन अगर 100 रुपए हो गए तो वही गिफ्ट 10 लाख का हो जाएगा, 1 लाख और एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है जी। तो तुमने कहा बैंक वालों एक बात बताओ कि अगर मैं 3 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट आज ही कर लूं, 3 मंथ फॉरवर्ड,
कॉन्ट्रैक्ट आज ही कर लूँ कि मैं आऊंगा और आपसे $1 $10,000 खरीदूंगा, तो तुम कितना रेट लगाओगे? तो बैंक वालों ने कहा कि फिर मैं रेट लगा देता हूँ 92। मैं कहा डन, बुक करो। ये हो गया है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। ये हो गया है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। फ्यूचर की डेट के लिए मैंने आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। दिस वन इज फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल। तो ये किसको भी कवर करता है? AS11। हालांकि इस पर कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है अपने यहाँ पर, ठीक है, बट हाँ ये भी कवर होता है। तो तीन चीजें कवर हो गई। एक तो फॉरेन से ट्रांजेक्शन करना, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन हो गए हैं कि डॉलर में हमने कोई माल खरीदा, बेचा, कोई लोन लिया वगैरह, ये सब चीजें। एक होता है फॉरेन ऑपरेशन, जो है हमारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारे सब्सिडी है या मेरी कोई ब्रांच ओपन है वगैरह, मेरा कोई कंसाइनमेंट वगैरह है, उसको मैं ट्रांसलेट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अच्छा, तीसरा क्या हो गया? फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तीन चीजें कवर होती है। फिर तो बता रखा है कि भैया क्या क्या कवर नहीं होता है, क्या क्या कवर नहीं होता है। डज नॉट स्पेसिफाई द करेंसी इन विच एन एंटरप्राइज प्रेजेंट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये नहीं बताता कि आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी करेंसी में बनाने हैं भैया, जो तुम्हारी होम करेंसी उसमें बनाओ। हम इंडिया में रहते हैं, हम रुपीज में बना लेंगे, कोई बाहर रहता है US कंट्री में रहता है डॉलर में बना लेगा, UK में रहता है पाउंड में बना लेगा, ठीक है, ओके, कोई यूरो में बना लेगा, कोई जापानीज येन में बना लेगा, ठीक है, कोई चाइनीज युआन में बना लेगा। वो अपना अपना कंट्री के अकॉर्डिंग करना है। तो AS11 कहीं नहीं कहता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी करेंसी में बनाने हैं। फिर बोला डज नॉट डील विद द रीस्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इट्स रिपोर्टिंग करेंसी टू अनदर करेंसी। ये इसकी भी बात नहीं करता है कि आपकी रिपोर्टिंग करेंसी को किसी और करेंसी में कन्वर्ट करके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करें। सर ये ऐसा क्यों करते हैं? एक्चुअली क्या होता है, जैसे मुझे लोन चाहिए। अब मुझे लोन चाहिए तो मुझे यहाँ इंडिया में नहीं, मुझे फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स चाहिए। क्या चाहिए मुझे? फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स चाहिए। अच्छा, मुझे फॉरेन करेंसी बोरोइंग चाहिए, मतलब फॉरेन लोन चाहिए। फॉरेन लोन किस में मिलेगा? डॉलर में। लेकिन इसके लिए मुझे अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी किस में तैयार करने होंगे? डॉलर में तैयार करने होंगे। मेरी रिपोर्टिंग करेंसी रुपीज है, अब मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना है? डॉलर में कन्वर्ट करना है। इसको बोला गया रीस्टेटमेंट। क्या बोला गया? रीस्टेटमेंट। वापस रीडिजाइन करना तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अनदर करेंसी में। तो कहा ये स्टैंडर्ड इसमें डील नहीं करता है, डज नॉट डील विद। इंडेस करता है इसके रिगार्डिंग, जो इंडेस है, इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। सर इसका भी इंडेस है? हाँ इंडेस है, एज इट इज। तो क्या वो डील करता है, लेकिन ये एएस तो इसके अंदर डील नहीं करता है। तो हमको एक डिफरेंस भी मिल गया AS11 के अंदर और इंडेस 12 के अंदर। क्या? या इंडेस 21, इंडेस 21, इंडेस 12 तो होता है इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, टैक्सेस, ठीक है, इनकम टैक्सेस। चलिए, तो AS11 और इंडेस 21 मतलब ये दोनों ही सेम है। AS11 भी यही है, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। और इंडेस 21 भी यही है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, यही है, सेम है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, जैसे इसने तो 4 ही लिखा है। प्रेजेंटेशन करेंसी कुड बी डिफरेंट फ्रॉम लोकल करेंसी। AS11 में ऐसा कोई नहीं दे रखा है। प्रेजेंटेशन करेंसी मतलब वही लोन वगैरह के लिए अपन ने डॉलर में प्रेजेंट किया, तो क्या लोकल करेंसी से अलग हो सकता है? इंडेस 12 बोलता है कि हाँ आपका प्रेजेंटेशन करेंसी आपकी लोकल करेंसी से अलग हो सकता है, लेकिन AS11 ऐसा कुछ भी नहीं बोलता है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब क्या करें सर? चलिए, तो ये भी हमने देखा कि यार डील नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बता दिया हमने कि भैया करेंसी डज नॉट स्पेसिफाई द करेंसी, कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस में बनाना है ये नहीं बताता है, रीस्टेटमेंट नहीं बताता है, डज नॉट डील विद द प्रेजेंटेशन ऑन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन के बारे में भी इसका कुछ नहीं बोलता है, वो AS3 के अंदर कवर हो जाता है। फिर उसके बाद बोल रहा है डज नॉट डील, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर में कवर हो जाता है। डज नॉट डील विद द एक्सचेंज डिफरेंस, इसके बारे में हम बात करेंगे AS16 में। exchange difference arising from foreign currency borrowing to the extent they are regarded as an adjustment to the interest rate। सर ये क्या बोल गया? ये कैसी बातें कर रहा है? मैं सुनो, इस लाइन को मैं समझा देता हूं थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा वापस बता दूंगा। मान लो मुझे लोन चाहिए,
ठीक है, कितने का लोन चाहिए सर? मेरे को है ना 85 लाख रुपीस का लोन चाहिए, 85 लाख रुपीस का लोन चाहिए। और आज जो एक्सचेंज रेट है, आज जो एक्सचेंज रेट है वो है $1 इज इक्वल्स टू ₹85। जब मैं मार्केट में लोन लेने गया तो इंटरेस्ट रेट पूछा, इंडिया वाले बता रहे थे कि इंटरेस्ट रेट है 12%, और यही चीज जब मैंने यूएस में पूछी तो यूएस में बोला इंटरेस्ट रेट कितना, 5%। ओके, तब तुम बताओ, तुम इंडिया में लोन लेना चाहोगे या एक काम करें, 85 रुपीज पर डॉलर है ना, तो $1 लाख का, $1 लाख का हम लोन ले लेते हैं, $1 लाख का हम लोन ले लेते हैं, और उस $1 लाख को 85 रुपीज के हिसाब से कन्वर्ट करके 85 लाख रुपीज में हम कन्वर्ट कर देंगे। $1 लाख इंटू ₹85 कितना, 85 लाख रुपीज हमारे पास आ जाएगा क्या, लोन का अमाउंट। $1 लाख का लोन लेंगे, कन्वर्ट करवा लेंगे बैंक से जाके, 85 लाख हो जाएगा। तो दो ऑप्शन है, या तो 85 लाख रुपीज इंडिया में बोरो कर लो, या $1 लाख तुम फॉरेन से बोरो कर लो। तो सर फायदा यहाँ पर है, तो मैं गया, मैंने यहां से बोरो कर लिया। अब हुआ क्या, बोरो किया, बिल्कुल किया, इंटरेस्ट कॉस्ट कितना आएगा, एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट कितना आएगा सर, एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट $1 लाख है इंटू 5% है, कितना देना पड़ेगा सर, $1 लाख इंटू 5%, $5000 का मुझे पेमेंट करना है, $5000 का मुझे क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा, $5000 का मुझे क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। ठीक है, $5000 मुझे पेमेंट करना है, लेकिन डॉलर का पेमेंट करने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा ना एक्सचेंज रेट कितना है, तो साल के एंड में, इंटरेस्ट का पेमेंट कब करना है, साल के एंड में, तो साल के एंड में मैंने देखा एक्सचेंज रेट कितना है, साल के एंड में एक्सचेंज रेट, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, एक्सचेंज रेट ये तो हो गया आज का स्पॉट रेट, और एक्सचेंज रेट मान लेते हैं ईयर एंड पर है, कितना रखें, 86 रख देते हैं, 86 रुपीज रख देते हैं। ठीक है, 86 रुपीज हमने इसको रख दिया ईयर एंड। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि चलो 86 है ना, तो मेरे को $5000 का जो पेमेंट करना है, मैं बैंक के पास जाऊंगा और 86 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से पेमेंट कर दूंगा, बैंक वाले मुझे $5000 दे देंगे। ओके, 4,30,000 रुपए के पेमेंट करने पर, 4,30,000 रुपए के पेमेंट करने पर, ठीक है, डन। ये मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया। लेकिन हुआ क्या यहां पर, हुआ ये कि मेरी जो लायबिलिटी थी $1 लाख की, जब लायबिलिटी इनकर किया था, है ना, लायबिलिटी रेज किया था, तो 85 रुपीज पर डॉलर था, लेकिन जब ईयर एंड आया तो 86 रुपीज पर डॉलर हो गया। तो मैंने देखा यार यहां पर तो मेरे को नुकसान हो रहा है, यहां पर तो मेरे को नुकसान हो रहा है, एक्सचेंज लॉस, एक्सचेंज लॉस, ये कॉन्सेप्ट यहां पे भी आ जाएगा, AS16 में भी आ जाएगा, 2 बार समझाऊंगा। तो और इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में, इसलिए इतना फोकस कर रहा हूं ना तुमको। एक्सचेंज लॉस कितना, मैंने कहा यार ये इंटरेस्ट कॉस्ट दिया वो तो अच्छी बात है, मैं सस्ते के चक्कर में चला गया, 5% कॉस्ट आएगा, चला गया, $1 लाख का बोरो कर लिया मैंने 5% रेट से, साल के एंड में मैंने 86 के हिसाब से इंटरेस्ट तो दे दिया। अब एक्सचेंज लॉस कैसे हुआ, क्योंकि मेरी लायबिलिटी कितनी है, मेरी लायबिलिटी $1 लाख की, मेरी लायबिलिटी है $1 लाख की। जब मैंने लायबिलिटी रेज किया था तो 85 रुपीज पर डॉलर था, अभी 86 हो गया, $1 पर डॉलर मेरे को नुकसान हो रहा है, $1 लाख का एक्सचेंज लॉस हो रहा है, एक्सचेंज लॉस $1 लाख का। अब एएस क्या कहते हैं, एएस कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है 16 बोरिंग कॉस्ट में अब हम पढ़ेंगे कि भाई अगर तुमने ये जो लोन है किसी ऐसी एसेट के लिए लिया है, ये जो तुमने जो लोन लिया है किसी ऐसी एसेट के लिए लिया है, किसके लिए, क्वालिफाइंग एसेट, एक बार पहले भी ये वर्ड आया था, जिसको तैयार होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, जिसको
ये वो नहीं है जिसको तैयार होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, जिसको तुम समझ रहे हो। एसेट है जिसको बनने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, एएस के अकॉर्डिंग 12 महीने जनरली, उसको क्वालिफाइंग एसेट बोलते हैं। अगर तुमने लोन एसेट के लिए लिया है तो भैया तुम एक काम करना, एक चीज देखना कि तुमने कितनी बचत कर ली, सेविंग्स को चेक करना, सेविंग्स इन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में कितनी बचत हुई। इंडिया में अगर तुम बोरो करते, इफ इंडिया में बोरो करते तो इंडिया में इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी आती तुम्हारी? सर अगर मैं इंडिया में बोरो करता तो 85 लाख बोरो करता, 85 लाख इनटू इनटू इंडिया में इंटरेस्ट रेट कितना 12% है, इंडिया में इंटरेस्ट रेट 12% है, तो 85 लाख का 12%, 85 लाख इंटू 12%, 10,20,000 रुपए। वहीं तुमने फॉरेन में बाय किया तो यूएस में जब बाय किया तो यूएस में तुम्हारी इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी आई? $1,00,000 का 5%, 5,000 रुपए, और 5,000 रुपए इंटू 86 किया तुमने, 5,000 इंटू 86 किया कितना है? 4,30,000। तुम्हारी सेविंग कितनी हो गई? सर सेविंग ऐसा है कि 10,20,000 ना लग के हमको सिर्फ 4,30,000 ही देने पड़े। कितनी हुई सेविंग? 4,30,000 ही देने पड़े। 5,90,000 रुपए की सेविंग हो गई सर, क्योंकि मैंने फॉरेन से लोन लिया तो मुझे $1,00,000 पे 5%, $5,000 ही देने पड़े, इंटू 86 करके कितना आया? 4,30,000 रुपए आए। 4,30,000 रुपए का मेरे को कॉस्ट आया, $5,000 इंटू 86। वही इंडिया में अगर मैं बोरो करता तो 85 लाख रुपीस बोरो करता, 12% से करता, 10,20,000 रुपए लगते, 5,90,000 मेरे बच गए। तो क्यों रो रहे हो? एक्सचेंज लॉस हुआ ना तुमको? हाँ, क्योंकि अगर मैंने लोन का पेमेंट किया $1,00,000 तो 85 नहीं 86 देना पड़ेगा। जब लोन लिया था तब तो $1.85 था, लोन का अगर इस साल पेमेंट कर देता हूं तो 86 रुपीज पर डॉलर मुझे देना पड़ेगा, तो 1,00,000 रुपए का नुकसान हो गया। एस कहता है कि भाई ये जितनी सेविंग हुई ना, उतना तक का जो एक्सचेंज लॉस है, उतना तक का जो एक्सचेंज लॉस है, तुम क्या करोगे? बोरिंग कॉस्ट का पार्ट मानोगे। क्या मानोगे? पीएनएल में ट्रांसफर ना करके क्या करोगे? बोरिंग कॉस्ट का पार्ट मानोगे। अच्छा, एक्सचेंज लॉस को एक्सचेंज लॉस मत मानो, लोन लेने की कॉस्ट मानो, बोरिंग कॉस्ट का पार्ट मानोगे, बोरिंग कॉस्ट का पार्ट मानोगे। और एयर 16 में पढ़ेंगे कि बोरिंग कॉस्ट किसके रिगार्डिंग? क्वालिफाइंग एसेट के रिगार्डिंग। उसको क्या किया जाता है? कैपिटलाइज किया जाता है, मतलब एसेट की कॉस्ट का पार्ट माना जाता है, पीएनएल में नहीं डालना। अभी तो हमने क्या देखा था? एक्सचेंज लॉस है तो एक्सचेंज लॉस को पीएनएल में डाल देते थे। एयर 16 हमें बताएगा क्या कि इस लॉस को पीएनएल में नहीं डालना, ये बोरिंग कॉस्ट है, इसको बोरिंग कॉस्ट ट्रीट करना है और इसे एसेट की कॉस्ट का पार्ट मान लेना। तो ये यही कह रहा है कि भाई बार बार तुम, मैं क्या बोल रहा हूं, एयर 16 ये कहेगा, एयर 16 ये कहेगा, एयर 16 ये कहेगा, तो ये बंदा भी ये बोल रहा है कि मैं नहीं बोल रहा, एयर 11 इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोइंग, फॉरेन करेंसी बोरोइंग के रिगार्डिंग जो भी लॉस है, टू द एक्सटेंट दैट दे आर रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट, उस लिमिट तक जिस लिमिट तक इसको इंटरेस्ट माना जा रहा है। मैं कुछ नहीं बोल रहा, उसके लिए एयर 16 देखना। अब तुम तो कह दोगे सर ये एएस 11, कोई कहेगा ना कि कौन सा एएस अप्लाई होगा, तो बोल रहे हैं भैया ये भले ही एक्सचेंज रेट तुमको गिवन है बट इसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा, एएस 11 कुछ नहीं बोल रहा, इसके बारे में बोल रहा है एएस 16, वहां जाकर पढ़ना। वो भी किसके बारे में? एएस 16 किसके बारे में बोलेगा? अगर आपने, वापस बोल रहा हूं, अगर आपने लोन लिया है किसके रिगार्डिंग? क्वालिफाइंग एसेट के रिगार्डिंग। अगर आपने लोन लिया है किसके रिगार्डिंग? क्वालिफाइंग एसेट के रिगार्डिंग। तो उस केस में आपको क्या करना होगा? सर क्वालिफाइंग एसेट के रिगार्डिंग अगर मैंने लोन लिया है तो मुझे देखना होगा कि साल के एंड में अगर कोई एक्सचेंज लॉस हो रहा है तो मुझे देखना होगा कि सेविंग कितना किया मैंने, क्योंकि फॉरेन से लोन लेने का एक ही रीजन हो सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट सस्ता मिल रहा होगा, मेरे को इंटरेस्ट कॉस्ट कम पड़ रहा होगा। बिल्कुल, इंडिया में 12, यूएस में 5%, तो इंटरेस्ट में सेविंग हो रही थी, इसलिए मैं फॉरेन से लोन लिया। लेकिन फॉरेन से लोन लेने के चक्कर में मेरे को क्या हुआ? एक्सचेंज लॉस हो गया। तो एएस 16 कहता है इस एक्सचेंज लॉस को लॉस मत मानो, इसकी वजह से तुमने क्या किया है? सेविंग भी तो किया है। तो एक काम करो, इसको बोरिंग कॉस्ट का पार्ट मानो। और बोरिंग कॉस्ट को कौन डील कर रहे हैं? एएस 16 डील कर रहा है। यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट को कौन डील कर रहा है? एएस 16 डील कर रहे हैं। तो तुम जाओ
और यहाँ पे AS16 अप्लाई करो, ना कि AS11 अप्लाई करो। आया चीज समझ में? आया समझ में? तो क्या क्या बताएगा ये? अकाउंटिंग फॉर द फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, ये जो मैंने बताया गुड्स परचेज और सेल वाला, ठीक है, लोन लेने वाला, ठीक है, ओके, लोन कौन सा? बोरिंग कॉस्ट वाला नहीं, क्वालिफाइंग एसेट वाला नहीं, उसके अलावा लोन। ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, कोई ब्रांच हो, कोई सब्सिडी, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को होम करेंसी में कन्वर्ट करने का, ट्रांसलेट करने का, इसके बारे में ये डील करता है। और फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, वो गर्लफ्रेंड के लिए तुमको गिफ्ट लेना था, उसके लिए तुमने आज ही सौदा कर लिया, ये 3 कवर करता है। क्या क्या कवर नहीं करता है? नहीं बताता है कि कौन सी रिपोर्टिंग करेंसी के अंदर तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, नहीं बताता है कि किस रिपोर्टिंग करेंसी से तुमको किसी और करेंसी में कन्वर्ट करना हो, रीस्टेट करना हो तो कैसे करोगे, नहीं बताता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर तुमको होम करेंसी में कन्वर्ट करना और रिपोर्टिंग करेंसी इंडिया के अंदर, रिपोर्टिंग मतलब जिस करेंसी में आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे, नहीं बताता कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रेजेंट करना है, और न ही बताता है कि बोरोइंग कॉस्ट रिगार्डिंग क्वालिफाइंग एसेट वो कैसे डील किया जाना है, उसके रिगार्डिंग जो भी इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट है, उस एक्सचेंज लॉस को तुम इंटरेस्ट कंसिडर करोगे, बोरिंग कॉस्ट कंसिडर करोगे, उसके बारे में भी ये कुछ नहीं बोलता है। कौन बोलेगा? AS16, ठीक है, अगला AS वही है, AS16 बोरिंग कॉस्ट, ठीक है सर, डन, ओके। चलिए अब क्या करें सुनना, तो मेरे को सिर्फ 3 पढ़ने हैं, उसमें भी ये नहीं करना है प्रैक्टिकल में, एक तो ये करना है जिसका मैंने काफी हद तक आपको बता ही दिया है, और एक आएगा फॉरेन ऑपरेशन। नाउ अब मैं यहां से पढ़ता हूं। एन एंटरप्राइज में कैरी ऑन एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग फॉरेन एक्सचेंज इन 2 ways। इट मे हैव ट्रांजेक्शन इन द फॉरेन करेंसी, का फॉरेन एक्सचेंज में कैसे इन्वॉल्व हो सकता है ये? या तो इसके फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी हो, या इसके खुद के ही कोई फॉरेन ऑपरेशन हो बाहर, कोई ब्रांच हो, कोई सब्सिडियरी हो, कोई जॉइंट वेंचर हो। Okay. In order to include foreign currency transaction and foreign operation in the financial statement of an enterprise, उनका इफेक्ट अपने यहाँ पे incorporate करने के लिए transaction must be expressed in the enterprise reporting currency। भैया हमारी करेंसी में क्या करना होगा? उनको शो करना होगा। And financial statement of foreign operation must be translated into the enterprise reporting currency। तो फॉरेन करेंसी कोई ट्रांजेक्शन है, उसको भैया होम करेंसी रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करके शो करना होगा, और कोई फॉरेन ऑपरेशन है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करके हमारे साथ मर्ज करके दिखाने पड़ेंगे, ठीक है जी। द प्रिंसिपल इश्यूज, चक्कर क्या पड़ रहा है? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कौन सी एक्सचेंज रेट यूज की जाए, ट्रांसलेट करते टाइम कौन कौन सी एक्सचेंज रेट यूज की जाए, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज जो ट्रांजेक्शन है उसको हम हमारे यहाँ पे कौन सी रेट पे रिकॉर्ड करें, तो दोनों में डील देखना पड़ेगा कौन सी एक्सचेंज रेट यूज किया जाए, और हाउ टू रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन एक्सचेंज रेट। ओके, एक्सचेंज रेट में चेंज का क्या इंपैक्ट आएगा, एक्सचेंज रेट में चेंज का ईयर एंड पे क्या इंपैक्ट आएगा वो भी देखना होगा। नाउ दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड, दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड, ये हमने पढ़ लिया है। नाउ डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन सर, रिपोर्टिंग करेंसी, फॉरेन करेंसी, एक्सचेंज रेट, एवरेज रेट, फॉरवर्ड रेट, क्लोजिंग रेट, सबके बारे में जानेंगे। मॉनेटरी आइटम, नॉन मॉनेटरी आइटम, फॉरेन ऑपरेशन, बस। क्या क्या होता है? रिपोर्टिंग करेंसी, जिस करेंसी में आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं वही क्या कहलाएगी? रिपोर्टिंग करेंसी कहलाएगी। जैसे इंडिया में रुपीस। फॉरेन करेंसी, रिपोर्टिंग करेंसी के अलावा जितनी भी करेंसीज हैं, चाहे जैसे यहाँ पे अगर रुपीस ले रहा हूं तो यहाँ पे डॉलर, ठीक है, पाउंड, यूरो, ठीक है, चाइनीज युआन या जापानीज येन वगैरह, ये सब क्या है? फॉरेन करेंसी है। एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट क्या होता है सर? रेट एट विच फॉरेन करेंसी इज कन्वर्टेड इनटू रिपोर्टिंग करेंसी और वाइस वर्सा। एक्सचेंज रेट क्या होता है? जिस रेट पर क्या किया जाएगा? रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा। फॉरेन करेंसी को जिस रेट से कन्वर्ट करके हम रिपोर्टिंग करेंसी में लेकर आएंगे वो एक्सचेंज रेट हो गया। $1 इक्वल टू 85, तो मुझे $1000 को 85 से मल्टीप्लाई करके रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट कर लूंगा। नाउ एवरेज रेट क्या होता है? इट मींस द एक्सचेंज रेट इन्फोर्स्ड ड्यूरिंग द पीरियड। ये वीकली, 15 दिन से, महीने से आप एक एवरेज रेट पता कर सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट क्या होता है? फॉरवर्ड रेट agreed exchange rate between two parties for exchange of two currency at a specified future date। मैंने बताया था ना गर्लफ्रेंड के लिए
आपको 3 महीने बाद का सौदा आज ही बुक कर लोगे तो वो फॉरवर्ड रेट हुआ। स्पॉट रेट आज का रेट, फॉरवर्ड रेट फ्यूचर का कोई ट्रांजेक्शन आज ही बुक आप आज ही बुक करना चाहते हैं वो फॉरवर्ड रेट। ओके, स्पॉट रेट आज का रेट, आज जाके बैंक से मेरे को कोई लेन देन करना है तो वो स्पॉट रेट पर होगा। फ्यूचर में वादा करके आऊं कि फ्यूचर में आऊंगा, डॉलर बेचूंगा, डॉलर खरीदूंगा, तो अगर मेरे को ऐसा कोई सौदा करना है बेचने का खरीदने का, और आज ही बैंक से जाके मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि मैं आऊंगा और डॉलर खरीद लूंगा या आऊंगा डॉलर बेच दूंगा, तो उसके लिए जो एक्सचेंज रेट यूज होगा उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट। ओके, क्लोजिंग रेट क्या होता है? बैलेंस शीट की डेट को जो एक्सचेंज रेट होता है वो क्लोजिंग रेट होता है। बैलेंस शीट की डेट को जो एक्सचेंज रेट होता है वो क्लोजिंग रेट होता है। ठीक है जी, हमने देखा था ना सप्लायर को डेटर को हम बैलेंस शीट की डेट को जो एक्सचेंज रेट था उससे कम कन्वर्ट करके हम क्या कर रहे थे, उसको रिपोर्टिंग करेंसी में शो कर रहे थे। नाउ मॉनेटरी आइटम, नॉन मॉनेटरी आइटम, ये क्या होता है सर? मैं कहा सर मॉनेटरी आइटम आर मनी हेल्ड, मतलब कैश बैंक, ये हो गया मॉनेटरी आइटम। और ऐसी एसेट्स और लाइबिलिटीज टू बी रिसीव्ड और पेड इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी, जिनका पेमेंट होना है या जिनको रिसीव करना है फिक्स्ड अमाउंट में। जैसे डेटर्स हैं, मेरे $15,000 के डेटर्स थे या $15,000 के सप्लायर थे, फिक्स्ड अमाउंट है ना, कितना अमाउंट पे करना है कितना अमाउंट रिसीव करना है फिक्स है। जैसे लोन है, लोन मैंने लिया $1,00,000 का, तो $1,00,000 मुझे फिक्स है ना, पे करना है $1,00,000 ही पे करना है। हाँ, एक्सचेंज रेट कुछ भी हो सकता है लेकिन डॉलर फॉरेन करेंसी अमाउंट तो फिक्स है ना, बिल्कुल। तो ये कैश हुआ, रिसीवेबल्स हुआ, पेबल्स हुआ, ठीक है, लोन वगैरह हुआ, ये मॉनेटरी आइटम्स होते हैं। ठीक है, मॉनेटरी आइटम्स याद करना सब, बिल्कुल याद करना जरूरी है। नॉन मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं? नॉन मॉनेटरी आइटम्स ऐसे आइटम्स होते हैं, ऐसी एसेट्स ऐसी लाइबिलिटीज अदर देन मॉनेटरी आइटम, मतलब जिसके रिगार्डिंग हमको कितना पैसा मिलना है या कितना पैसा पे करना है वो फिक्स नहीं है। क्या है? फिक्स नहीं है सर। जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसको बेचोगे कितना पैसा मिलेगा, फर्नीचर बेचोगे कितना पैसा मिलेगा, प्लांट मशीन बेचोगे कितना पैसा मिलेगा, फिक्स नहीं है। कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा तो एक अलग बात है, बाकी फिक्स नहीं है। ये नॉन मॉनेटरी आइटम हो गया। स्टॉक, स्टॉक क्या है? स्टॉक को बेचोगे कितना पैसा मिलेगा, नो आइडिया, फिक्स थोड़ी ना, किसी से कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना हो रखा है, कोई ट्रेड थोड़ी ना हो रखा है, नहीं हो रखा सर। तो दीज आर नॉन मॉनेटरी आइटम्स। जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स हो गया, इन्वेंट्रीज हो गया, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर हो गया, आपने इन्वेस्ट किया, आपको पता ही नहीं है वापस रिटर्न में कितना मिलने वाला है, नहीं पता, ठीक है। चलिए, तो ये नॉन मॉनेटरी आइटम्स हो गए हैं, ध्यान रखना, बहुत काम आएगा आगे चल के। नाउ फॉरेन ऑपरेशन क्या होता है सर? ऑपरेशनल एक्टिविटीज कंडक्टेड इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस। ओके, तो हमारे यहाँ के अलावा जो बाहर जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं वो फॉरेन ऑपरेशन हो गए। दीज एक्टिविटीज में भी इन फॉर्म ऑफ सब्सिडियरी हो सकता है, एसोसिएट हो सकता है, जॉइंट वेंचर हो सकता है, ब्रांच हो सकता है। दीज आर द फॉरेन ऑपरेशन टाइप्स। नाउ सबसे पहले बात करें किसका? तीन चीजें थी ना, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, फॉरेन ऑपरेशन और फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट हमको नहीं पढ़ना, दो रह गई, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन और फॉरेन ऑपरेशन। फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। देखो, अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन विच आर डिनोमिनेटेड इन अ फॉरेन करेंसी और दैट रिक्वायर सेटलमेंट इन द फॉरेन करेंसी आर कॉल्ड फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। ऐसे ट्रांजेक्शन जो डिनोमिनेटेड फॉरेन करेंसी में है, मतलब उनका डील इनवॉइस जनरेट किस में हुआ है? डॉलर में हुआ है, माल खरीदा माल बेचा, इनवॉइस जनरेट किस में हो रहा है? फॉरेन करेंसी में हो रहा है। या जिनका सेटलमेंट किस में आपको करना है? फॉरेन करेंसी में करना है। दीज आर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। ओके, एग्जांपल्स क्या है? बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स हो गया, एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गया, पैसा लेना बोरो करना और पैसा वापस रिटर्न करना हो गया, ये सब फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस है। अब इनको रिकॉर्ड कैसे किया जाए? का इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियली कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा? इनिशियली मैंने देखा था ना, जब माल खरीदा था तो उस दिन की एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके, तो इनिशियली फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, लाइन याद कर लेना ये, इनिशियली फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड बाय अप्लाइंग एन एक्सचेंज रेट। एक एक्सचेंज रेट अप्लाई करनी होगी, कौन सी वाली? बिटवीन द रिपोर्टिंग करेंसी एंड द फॉरेन करेंसी, डॉलर इक्वल टू रुपीज, एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब ट्रांजेक्शन की डेट को जो भी एक्सचेंज रेट है किसके बीच में? बिटवीन द रिपोर्टिंग करेंसी एंड द फॉरेन करेंसी। ओके, फॉरेन करेंसी के बीच में जो भी एक्सचेंज रेट आएगा उसको अप्लाई करके तुम क्या कर देना, उसको अप्लाई किस पे करना है? फॉरेन करेंसी अमाउंट पे अप्लाई करना है, और हमारे पास क्या आ जाएगा? रिपोर्टिंग करेंसी में अमाउंट आ जाएगा। ओके, तो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बाय अप्लाइंग एन एक्सचेंज रेट
between the reporting and foreign currency on the date of transaction. Alternatively, एवरेज रेट भी लिया जा सकता है अगर नो सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन हो, बार बार एक्सचेंज रेट में कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, $1 इक्वल टू कभी 80 है, कभी 80.05 है, कभी 80.10 है, कभी 79.90 है, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, तो आप मंथली या वीकली एवरेज लेकर भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, केवल और केवल सिंप्लीफाई करने के लिए, वरना बार बार देखना पड़ेगा भैया मेरा ट्रांजेक्शन हुआ बताना बैंक वालों, एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, तो एवरेज रेट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले कौन सा, पहले जो लिया जाएगा वो एक्चुअल रेट लिया जाएगा, ना हो कम फ्लक्चुएशन हो, बोल रहे हैं एवरेज रेट ले सकते हैं तो ले लेना। फिर बात आती है बैलेंस शीट की डेट को वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, तो का ये डिपेंड करता है कि मॉनेटरी आइटम है कि नॉन मॉनेटरी आइटम है। जैसे मेरे एग्जांपल में मैंने सप्लायर लिए थे, मैंने डेटर्स लिए थे, $15,000 फिक्स था ना, इनसे कितना पैसा आना है कितना पैसा जाना है सर, हाँ बिल्कुल फिक्स था, तो ये मॉनेटरी आइटम है। तो मॉनेटरी आइटम को मैंने क्या कहा था, बैलेंस शीट में किस रेट पर दिखाया जाता है, क्लोजिंग रेट पर दिखाया जाता है, कन्वर्टेड एट क्लोजिंग रेट। बैलेंस शीट की डेट को जो रेट होगा उस रेट पर हम क्या करेंगे, हमारे सप्लायर को, हमारे डेटर को, हमारे बोरोइंग्स को, मॉनेटरी आइटम जितने भी है उन सबको शो करेंगे कन्वर्ट करके। ओके ठीक है। नॉन मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं सर, जिन जो मॉनेटरी नहीं है वो नॉन मॉनेटरी है, उनको कन्वर्ट कैसे करोगे, क्या उसमें भी दो कैटेगरी है। जैसे पीपी की अगर मैं बात करूं, क्या तुम उसको कॉस्ट पे दिखा रहे हो या रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हो, फेयर वैल्यू पे दिखा रहे हो। अगर तुम उसको कॉस्ट पे दिखा रहे हो, अगर तुम उसको कॉस्ट पे, मेरे दादाजी ने 1995 में कोई जमीन खरीदी थी, वो भी आज पड़ी है मेरे पास, तो वो अगर उसको मुझे बैलेंस शीट में दिखाना है, हिस्ट्रिकल कॉस्ट पे दिखा रहा हूँ, 1995 में जितने पे खरीदा था उसी रेट पे मैं दिखा रहा हूँ $10,000, तो मुझे एक्सचेंज रेट भी उसी दिन का यूज करना होगा, एक्सचेंज रेट भी उसी दिन का यूज करना होगा, रिपोर्टेड एट द एक्चुअल रेट यूज फॉर द इनिशियल रिकॉग्निशन। 1995 में जो एक्सचेंज रेट चल रहा था $1 इक्वल टू रुपीज जो भी, उससे मैं $10,000 को मल्टीप्लाई करूंगा और बैलेंस शीट में शो करूंगा। ओके वही अगर कोई ऐसा नॉन मॉनेटरी आइटम है, जैसा ऐसा पीपीए जिसको मैंने फेयर वैल्यू पे डील किया, मतलब वही जो दादाजी वाली क्या थी, जमीन थी, उसको मैंने मान लो रिवेल किया और आज मैंने शो किया 1 करोड़ पे, $1 करोड़ पे, $1 करोड़ की हो गई है वो, तो $1 करोड़ को मैं क्या करूंगा, किससे कन्वर्ट करूंगा, तुमने कहा भैया आज की वैल्यूएशन कर ली ना तुमने, तो एक्सचेंज रेट भी आज का लो, उस दिन का वैल्यूएशन पे दिखाते हो, उस दिन की कॉस्ट पे दिखा रहे हो तो एक्सचेंज रेट भी उस दिन का लो। ओके हिस्टोरिकल कॉस्ट लेते हो तो एक्सचेंज रेट भी जिस दिन एक्चुअल ट्रांजेक्शन हुआ था, एक्चुअल रेट उस दिन का लेना, और अगर तुम फेयर वैल्यू पे दिखा रहे हो तो एक्सचेंज रेट कौन सा लेना है, व्हेन सच फेयर वैल्यू आर डिटरमाइंड, जिस दिन तुमने ये फेयर वैल्यू डिटरमाइन की थी उस दिन का तुमको क्या लेना है, एक्सचेंज रेट लेना होगा। क्लियर है। चलिए तो आइटम दो तरह के होते हैं बैलेंस शीट में, या तो मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी जिनके रिगार्डिंग पेबल और रिसीवेबल फिक्स्ड अमाउंट है, हमको पता है कि इतना ही फॉरेन करेंसी अमाउंट हमको देना है या इतना ही फॉरेन करेंसी अमाउंट हमको रिसीव होगा, तो उनको क्या करना है, उनको किस रेट से कन्वर्ट करके दिखाना है, बैलेंस शीट की डेट को जो रेट होगा जिसको बोलते हैं क्लोजिंग रेट, उसी से ही कन्वर्ट करके रिपोर्टिंग करेंसी में शो करना है। और क्या होते हैं, दूसरे आइटम होते हैं नॉन मॉनेटरी, उनको चेक करना क्या वो हिस्ट्रिकल कॉस्ट पे शो हो रहे हैं कि फेयर वैल्यू पे। अगर हिस्ट्रिकल कॉस्ट पे शो हो रहे हैं तो जिस दिन उसको एक्चुअली रिकॉर्ड किया गया था उस दिन एक्चुअल में रेट क्या था, एक्चुअल रेट यूज्ड फॉर द इनिशियल रिकॉग्निशन, पीपी को जब सबसे पहले तुमने रिकॉग्नाइज किया था उस दिन एक्चुअल रेट क्या था, एक्सचेंज रेट, उस पर रिकॉर्ड करना। और जब तुम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो, रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करते हो, तो जिस दिन तुमने फेयर वैल्यू डिसाइड किया था, फेयर वैल्यूएशन किया था, उस दिन का एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके तुम बैलेंस शीट में वैल्यू शो करोगे। समझ में आया क्या। हाँ सर बताया ना मैंने, वो 10,000 की जो लैंड है, $10,000 की जो लैंड है, उस दिन जो एक्सचेंज रेट था वो था मान लो $1 इक्वल टू ₹40, तो मैं 40 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके दिखूंगा। आज मैंने उसको मान लो रिवेल कर दिया और उसको 10,000 की जगह $1 करोड़ पे दिखा रहा हूं, तो आज की एक्सचेंज रेट के हिसाब से मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट करके बैलेंस शीट में शो करूंगा। ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके तो समझे तुम लोग मॉनेटरी आइटम नॉन मॉनेटरी आइटम। बिल्कुल सर। तो कैसे करें हम लोग, एक तो मैंने एग्जांपल में समझाया भी था, माल खरीदा माल बेचा, तो एक तो हो गई ट्रांजेक्शन डेट, एक हो गई रिपोर्टिंग डेट, है ना। अब आएगी का एक सेटलमेंट डेट आती है, तो सेटलमेंट डेट को जो भी रेट होगा उसके हिसाब से एक्चुअल पेमेंट या एक्चुअल रिसेट हो जाएगा। तो जब भी हम ये जो डिफरेंसेस आएंगे, रिपोर्टिंग डेट सबसे पहले, ट्रांजेक्शन डेट से रिपोर्टिंग डेट का, फिर रिपोर्टिंग डेट से सेटलमेंट डेट का,
हर बार क्या होगा, एक्सचेंज रेट में चेंज आएगा, उस एक्सचेंज रेट चेंज की वजह से या तो गेन होगा या लॉस अराइज होगा। अब वो जो गेन और लॉस है उनको नाम बोलते हैं एक्सचेंज डिफरेंस। क्या बोलते हैं, एक्सचेंज डिफरेंस। इन एक्सचेंज डिफरेंस का क्या करोगे, सिंपली इनको क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर टू द P&L। हो गया, नक्की, ठीक है। आई होप तुमको ये चीज समझ में आई होगी और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, है ना। हमने 2 क्वेश्चन किए थे इसके रिगार्डिंग, ये वाले, कौन से वाले, ये वाले, फर्स्ट और सेकंड। ओके, अब एक क्वेश्चन छोटा सा मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्लासीफाई 3, क्या क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम एज मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। तुम बताना इन्वेंट्री क्या होता है, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी आइटम। सर इन्वेंट्री स्टॉक, स्टॉक को बेचने से फिक्स अमाउंट मिलेगा क्या, नहीं। स्टॉक है, ठीक है, हमको पता है इतने का है, लेकिन कितने में बेचेंगे एग्जैक्ट नहीं कह सकते, तो ये हो गया है नॉन मॉनेटरी। ओके, ट्रेड रिसीवेबल पक्का डेटा से कितना है, फिक्स हो रखा है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्चुअल और अपने को क्या है, राइट्स है कि इतना पैसा हमको मिलना है, तो ये हो गया है मॉनेटरी आइटम। ओके, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर बेचने से कितना मिलेगा पता नहीं ना, तो ये नॉन मॉनेटरी आइटम हो गया। फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसको बेचने से कितना मिलेगा, नो आइडिया ना, नहीं सर नहीं मिले पता, तो ये भी नॉन मॉनेटरी आइटम हो गया है। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक क्वेश्चन और कर लें, क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल कर सकते हैं, बाकी हम कल करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 4 और कर लेते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, जेड लिमिटेड, एन ई-कॉमर्स फर्म, एंटर्ड इनटू अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। ओके, ई-कॉमर्स फर्म है, कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन क्या है, फीस है, कोई टेक्निकल सर्विसेज के लिए कोई फीस पेमेंट होगा, पेड टू लुकास लिमिटेड। ओके, एन एटलांटा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इन द यूएसए, मतलब मेरी लाइबिलिटी है, टेक्निकल फीस का पेमेंट करना मेरी लाइबिलिटी हो गया। कितना पेमेंट करना है, ट्रांजेक्शन वैल्यू है $24,000। एंटर्ड कब हुआ है ट्रांजेक्शन, 7 दिसंबर 2022 को। पेमेंट कब हो रहा है, पेमेंट हो रहा है 20 मई 2023 को। ठीक है, एक्सचेंज रेट तुमको गिवन है, एक्सचेंज रेट सबसे पहले 7 दिसंबर की $1.73.8, ये हो गया ट्रांजेक्शन डेट। ट्रांजेक्शन डेट को तुम सौदा किस पे रिकॉर्ड करोगे, सर ट्रांजेक्शन डेट को जो भी एक्सचेंज रेट है 73.80, उसको हम फॉरेन करेंसी अमाउंट $24,000 पे अप्लाई करेंगे और 17,71,200 रुपए आ जाएगा और हम इस पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ये लैंग्वेज पूरा अच्छे से पढ़ना। फिर क्या होगा सर ये 1 जनवरी 2023 का क्यों दे रखा है हमको, फालतू है, फालतू कोई काम का नहीं, गुमराह कर रहे हैं। 31 मार्च रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग डेट को हमारा क्या है, रिपोर्टिंग डेट को $1 इक्वल टू 75.45 है। इसका मतलब मैंने पेमेंट नहीं किया तो $24,000 इंटू 75.45 के हिसाब से कन्वर्ट करता हूं, क्योंकि ये मेरा क्या है, फिक्स अमाउंट है कि नहीं है, इतना पेमेंट करना है, मॉनेटरी आइटम, और मॉनेटरी आइटम को मेरे को किस पे शो करना होता है, क्लोजिंग रेट पे शो करना होता है। क्लोजिंग रेट कितनी है बैलेंस शीट की डेट को, 75.45, तो 18,10,800 पे रिकॉर्ड करना है मुझे, 18,10,800 पे मुझे अपनी लाइबिलिटी शो करनी है, आउटस्टैंडिंग फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो मैंने तो रिकॉर्ड 17,71,200 पे कर रखा था, अभी बैलेंस शीट में इसको इतने पे दिखाना है, लाइबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, दिस वन इज एक्सचेंज लॉस, ट्रांसफर टू द P&L। हो गया। अच्छा, लास्ट सेटलमेंट डेट, सेटलमेंट डेट को क्या सर, सेटलमेंट डेट है 20 मई, और 20 मई को पेमेंट कितना 76.5, तो मैंने $24,000 इंटू 76.5, कितना पेमेंट करना है एक्चुअली, 18,36,000 का पेमेंट करना है, 18,36,000 का पेमेंट। दिस वन लास्ट मैंने कितना रिकॉर्ड किया था, 18,10,800 रिकॉर्ड किया था, और लाइबिलिटी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, पेमेंट एक्चुअली, तो पेमेंट एक्चुअली कितना करना है सर, पेमेंट एक्चुअली अपने को कितना करना है, 18,36,000 करना है, और हमने लास्ट लाइबिलिटी कितने पे रिकॉर्ड कर रखा था, 18,10,800 पे रिकॉर्ड कर रखा था। तो और कितना एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा सर, और है ना 25,200 का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ गया, तो ये भी एक्सचेंज लॉस हो गया सेटलमेंट डेट का। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को क्या करने होंगे, शो करने होंगे। तो इसने पूछा क्या क्या, अ सर्टेन द अमाउंट on at which transaction would get recognized in the books, तो $24,000 को ट्रांजेक्शन डेट की एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके हम बुक में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। क्या लिखा लैंग्वेज, एट इनिशियल रिकॉग्निशन या एट ट्रांजेक्शन डेट, क्या बोलोगे, एज पर AS 11 अ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एंड ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन इन द रिपोर्टिंग करेंसी। ऐसा बाइफरकेट करके पढ़ना कि फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन को कितने पे रिकॉर्ड करोगे, शुड बी रिकॉर्डेड on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency at the date of transaction। तो exchange rate apply करना है
ठीक है ना। किस दिन का, कौन से के बीच में, बिटवीन द रिपोर्टिंग करेंसी एंड द फॉरेन करेंसी, कौन सी डेट का, एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन को, एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन को फॉरेन करेंसी अमाउंट पे अप्लाई करना और रिकॉर्ड कर लेना उस ट्रांजेक्शन को किस पे, रिपोर्टिंग करेंसी में। सिंपल। तो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज वुड बी रिकॉर्डेड अप्लाइंग द एक्सचेंज रेट, इतने पे आप रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक है जी। तो फीस के लिए एक लायबिलिटी तुमने रिकॉर्ड कर लिया। ओके, फिर उसके बाद क्या करना, अगले ने पूछा बताइए गेन और लॉस बताओ 22, 23, 23, 24 में। तो बता दो 22, 23 में तो क्या होगा, ट्रांजेक्शन डेट से रिपोर्टिंग डेट तक का, 31 मार्च रिपोर्टिंग डेट है। इस दिन तुम आउटस्टैंडिंग फीस शो करोगे बैलेंस शीट में किस रेट पर, क्लोजिंग रेट पर। इस दिन रेट क्या था, 75.45, तो तुमने इस पे शो करोगे। तो एक्सचेंज लॉस हुआ, एक्सचेंज लॉस को पेंडल में ट्रांसफर कर देना। फिर 23, 24 की जिस दिन सेटलमेंट डेट थी 20 मई को, तो ये 23, 24 फाइनेंशियल ईयर में आ गया। तो कहा आउटस्टैंडिंग फीस का पेमेंट हो रहा है, शुड बी रिकॉग्नाइज किस दिन, एट द यूजिंग द एग्जिस्टिंग रेट, मतलब यूजिंग द डेट एट द डेट ऑफ सेटलमेंट, है ना, यूजिंग द रेट एट द डेट ऑफ सेटलमेंट। हमने इस अमाउंट पे पेमेंट कर दिया। तो भैया लास्ट हमने रिकॉर्ड किया था 18/10/800 पे, अब पेमेंट करें 18/36, तो 25,200 का और लॉस हो गया, विल बी ट्रांसफर टू द P&L। डन। चलिए, डन है क्या, बिल्कुल डन है। अब बाकी के जो बचे हैं ना, हम कल बात कर लेंगे फॉरेन ऑपरेशंस वगैरह के, है ना। 2 क्वेश्चंस बचे हैं और फॉरेन ऑपरेशन की थ्योरी बची है। उसके कोई रिगार्डिंग क्वेश्चन ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं है अपने पास, ठीक है। आए नहीं है, पूछते नहीं है, थ्योरी ही पूछते हैं। बाकी फाइनल के अंदर आते हैं, फाइनल के अंदर ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है ना, तो बता दूंगा मैं थोड़ा बहुत हल्का बहुत, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।